हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी बेहतर हैं और आपकी तैयारी जोरों शोरों से यहां पर चल रही होगी। सीएचएसएल मेंस के पेपर यानी कि एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 के एग्जाम आप लोगों के हो चुके हैं। 18 नवंबर को एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम जो है मेंस का वो कंडक्ट हुआ है। जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल थे उनका एक शिफ्ट में यहां पर एग्जाम हुआ है, ठीक है। और आप लोग अच्छे से जानते हो कि 30 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के रीजनिंग में यहां पर पूछे जाते हैं। इन पूरे 30 क्वेश्चंस की हम लोग यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। इन पूरे 30 क्वेश्चंस के लिए बेस्ट अप्रोचेस, बेस्ट मेथड्स जो है वो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। और यहां जो पैटर्न पूछे गए हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जिस तरीके का ट्रेंड 2024 के अंदर चला था। अगर आप एग्जाम दर एग्जाम फॉलो करते हुए चल रहे हो और चैनल पे जो भी मटेरियल मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं उसको देखते हुए चल रहे हो तो आपको एग्जाम के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली थी, ठीक है। सिलॉग हुआ, सिलॉग में काफी अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए। नॉन वर्बल के अंदर आप लोगों के क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस काफी बेहतर पूछे गए हैं यहां पर, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग हमेशा अच्छा आता है। मेंस लेवल पे एक्सपेक्टेशन होती है अच्छे क्वेश्चंस की, तो अच्छे क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिले। एनालिटिकल रीजनिंग के 4 सवाल आप लोगों के देखने को मिले, ठीक है। इसके अलावा जो आपका लेटर बेस्ड रीजनिंग और संख्याओं पे आधारित रीजनिंग था वो एकदम नॉर्मल लेवल था। जैसा लेवल आपका प्री में था उसी तरह का लेवल आप लोगों का मेंस में देखने को यहां पर मिला है, ठीक है। तो जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको रिवीजन के लिए आपको मार्क करते हुए चलना है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे एग्जामिनर के माइंडसेट में और पिछले जो मेंस के पेपर थे उसकी तुलना में इस मेंस के पेपर में क्या परिवर्तन आया है। टॉपिक वाइज एग्जामिनर किस तरीके से वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है ये हम लोग सबसे पहले यहां पर समझेंगे। तो यहां आपके सामने एक चार्ट है जिसके थ्रू आप समझ पाओगे कि टॉपिक वाइज किस तरीके से प्रश्न आप लोगों से पूछे गए। तो 30 क्वेश्चंस में से अगर हम लोग देखें कि लेटर और जीके के ऊपर बेस्ड ऑन कितने सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास में 10 सवाल आप लोगों के यहां से पूछे गए, ठीक है। नॉर्मल वेटेज से 2 सवाल ज्यादा थे ये कह सकते हैं, लेकिन सीएचएसएल के अंदर पजल पे जोर ना प्री में दिया जाता है ना मेंस पे दिया जाता है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट मेंस में 1 सवाल आया और आप पिछले 2022 और 2023 के पेपर की भी बात करोगे तो वहां पर भी लगभग यही रेशियो था, 1 से 2 सवाल ही पूछे गए थे, ठीक है। आपका वेटेज मेनली जो जाता है वो यहां पे लेटर बेस्ड रीजनिंग और नंबर बेस्ड रीजनिंग का भी अच्छा वेटेज आप लोगों का मेंस में देखने को मिलता है। सीजीएल का मेंस सीएचएसएल से डिफरेंट होता है, वहां यही एक्सपेक्टेशन आप लोग मत रख के चलना। तो 10 सवाल यहां पे थे टोटल। अगर देखा जाए तो अल्फाबेट के ऊपर 4 सवाल हैं जिसमें से 3 क्वेश्चन तो आप लोगों के वोकैब बेस्ड ऑन अनस्क्रैम्बलिंग के ऊपर पूछे गए, यानी कि शब्द निर्माण के ऊपर आप लोगों से यहां पर 3 सवाल पूछे गए, ठीक है। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग के 3 सवाल हैं और बिल्कुल वही पैटर्न है जिस तरह के पैटर्न आप लोगों के सीजीएल प्री, सीएचएसएल प्री और इस साल 2024 के जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर ज्यादातर पूछे गए, वही पैटर्न आपको यहां देखने को मिलेंगे। एनालॉजी का शानदार सा सवाल था 2022 सीजीएल मेंस में, जैसा सवाल पूछा गया वैसा सवाल आपको यहां देखने को मिलेगा। वो बेहतर टाइप है और आपका सबसे एनालॉजी के बेहतरीन टाइप में से एक हो जाता है और मेंस के एग्जाम में ये चीजें एक्सपेक्टेड होती हैं कि ऐसे बेहतर क्वेश्चन देखने को मिले। लेटर सीरीज का काफी अच्छा क्वेश्चन यहां देखने को मिला। जीके एनालॉजी भी बेहतर सवाल था हमारे पास में। नंबर्स की बात करें, संख्याओं के ऊपर आपके पास में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, तो यहां आप लोगों से टोटल जो है वो 6 सवाल पूछे गए। लास्ट ईयर भी यही वेटेज था 2023 में, 2022 में भी यही वेटेज था। 5 क्वेश्चन आप लोगों के यहां पे नंबर और सेट एनालॉजी के अंदर से आप लोगों से यहां पर पूछे गए हैं, ठीक है। और इनके अलावा नंबर क्लासिफिकेशन आप लोगों से नहीं पूछा गया, ठीक है। ये मिला के 5 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए हैं। आपके पास क्लासिफिकेशन भी है, क्लासिफिकेशन के 2 क्वेश्चन हैं और 3 क्वेश्चन आप लोगों के यहां पर हैं। टोटल 5 सवाल यहां पर हो जाते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज सैडली इन्होंने यहां पर नहीं पूछा, जो भी इनके माइंड में हो। न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के ऊपर 1 सवाल पूछा गया, वैसा ही टाइप जिस तरह का एग्जाम दर एग्जाम चल रहा है, ठीक है। यहां पे ब्लड रिलेशन नहीं पूछा गया, ये थोड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि इस टॉपिक को कभी भी मिस आउट नहीं किया गया था इससे पहले के एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। लेकिन यहां ब्लड रिलेशन का सवाल नहीं है। रैंकिंग भी आप लोगों से नहीं पूछा गया, डिस्टेंस और डायरेक्शन के ऊपर भी सवाल नहीं था, अरिथमेटिकल रीजनिंग भी नहीं थी, ठीक है। जो सवाल पूछा गया है आप लोगों से वो पूछा गया टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी के ऊपर, यानी कि जो असमानता की जांच है इसके ऊपर 1 सवाल आपसे पूछा गया। तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग से 1 ही सवाल है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का वेटेज यहां पर कम रखा है। आगे देखो, सिटिंग अरेंजमेंट की और पजल की बात करें तो टोटल 1 क्वेश्चन देखने को मिला है केवल, अच्छा सवाल था, ठीक है। टोटल व्यक्तियों की काउंटिंग के ऊपर यह सवाल पूछा गया है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो वैन और सिलॉक से 2 सवाल हैं, यानी कि यहां एक क्वेश्चन बड़ा है आप लोगों का और क्वेश्चन भी बेहतर टाइप का आप लोगों से पूछा गया है। एनालिटिकल रीजनिंग ने सरप्राइज किया, 4 सवाल यहां पर पूछे गए,
पिछली बार भी लगभग 3 सवाल थे, इस बार 4 क्वेश्चन पूछ लिए। एक एक वेटेज लॉजिकल का इन्होंने बढ़ाया है प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चंस को कम करके। ठीक है, नॉन वर्बल की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो ये हमारे पास में 6 सवाल नॉन वर्बल के अंदर आप लोगों से पूछे गए हैं, जिसमें से काफी अच्छे सवाल आप लोगों के क्लासिफिकेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो है बाकी तो नॉर्मल टाइप हैं, यूजुअल क्वेश्चंस हैं, जिस तरह के आपके एग्जाम दर एग्जाम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे पेपर का। आपके 30 सवालों में से 6 सवाल नॉन वर्बल के हैं। ठीक है, ये एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल का पूरा सेक्शन 6 सवाल है, और 6 के आसपास ही क्वेश्चन आप लोगों को सीजीएल मेंस के अंदर इसका वेटेज रहेगा। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग मेंस में अलग होती है, प्री लेवल पे नहीं देखने को मिलती एसएससी के एग्जाम्स के अंदर, तो ये आपको इसके ऊपर जो है अच्छी कमांड यहां पर बनानी है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक सवाल है आपके पास, 6 और 4 10 यहां पर हो गए, 2 ये 12 हो गए, और बाकी जो हमारे सवाल हैं यहां पे वो आप देख सकते हो 10 इधर 6 इधर से आप लोगों के पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो था पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कि किस तरीके से आपके एग्जाम में एग्जामिनर के दिमाग में कौन सी चीजें चल रही हैं, किस तरफ से वो क्वेश्चन ज्यादा आप लोगों से पूछना चाह रहा है, ये आप लोगों ने देखा। ठीक है, अब देखो जो फाउंडेशन बैच है आपके पास में, अगर आप कॉन्सेप्चुअली अपने आप को तैयार करना चाहते हो, 2025 के एग्जाम्स को आप टारगेट लेकर के चल रहे हो, ठीक है, और बेहतर लेवल पे रीजनिंग को एक ही बार आपको इस लेवल पे तैयार करना है कि दोबारा कभी रीजनिंग नहीं पढ़नी पड़े। ठीक है, और आप जो यहां सीखते हो प्रीवियस ईयर के अंदर, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल जाए, तो ये आपको यहां पे रीजनिंग फाउंडेशन बैच के साथ जुड़कर आप सीख सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट फाउंडेशन बैच हमारे पास में है, बहुत ही नॉमिनल सी फी के साथ में आप इसके साथ में जुड़ पाओगे। इसमें आप लोगों को जीरो से हीरो ये बैच है, बेसिक से एडवांस है, अपडेटेड है लाइव कंटेंट के साथ में, और कंप्लीट वीओडी आपको मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज भी इसके साथ में आपको मिल जाती है। ठीक है, एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें पूरी प्रिपरेशन आप लोगों की होती है। ठीक है, प्रैक्टिस लेवल तक। नेक्स्ट अगला ये हमारे पास में रेलवे के लिए फाउंडेशन बैच है। रेलवे एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो रेलवे की रीजनिंग एसएससी से थोड़ी अलग होती है। टॉपिक्स एसएससी की तुलना में थोड़े से ज्यादा पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस एसएससी की तुलना में थोड़े से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे में हमारे पास में रेलवे के लिए स्पेशल फाउंडेशन बैच, अगर रेलवे एग्जाम्स आपका टारगेट है, भले वो हमारे पास में एनटीपीसी हो या ग्रुप डी के एग्जाम हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, या हमारे पास में यहां पर जेई का पेपर हो, ये सब इसके थ्रू आप लोगों के कवर हो जाते हैं। ये अप टू डेटेड आपके पास में एग्जाम जो है बैच है, बेसिक टू एडवांस है, कंप्लीट लाइव भी है इसमें, और वीओडी भी आपको साथ में फ्री मिलता है। नेक्स्ट है, ये डिफरेंट बैचेस हैं जो आपके बलराम सर रीजनिंग वाले एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, जैसे कि सीजीएल का मेंस का बैच हमारे पास में है, लाइव बैच जो आप लोगों का अब भी चल रहा है, और इसके अंदर प्रैक्टिस आपका ये बैच है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी है और सेट वाइज प्रैक्टिस भी इसमें आपको मिल जाती है। सेट वाइज भी इसके अंदर आप लोगों के 40 प्लस सेट मिल जाते हैं जो आप लोगों की हर एक पॉसिबिलिटी को कवर करते हैं। जैसे कि अभी ये सीएचएसएल मेंस का बैच है, एक एक टाइप एक एक पैटर्न मैंने करवाया था, उसी तरीके से आपको यहां पे रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा। ठीक है, सीएचएसएल मेंस का बैच था, जो भी यहां पे प्रैक्टिस करवाया गया उससे बाहर एक सवाल नहीं गया है। इस लेवल की एक्यूरेसी मैं आपको देता हूं। इसका कारण है कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर के सेट्स जो मैंने आपको करवा रखे हैं यूट्यूब पे, इनके अंदर आप लोगों को 35 से 40 हजार सवाल मिल जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर आप लोगों के पास में पिछले 4 से 5 साल के मोस्टली एग्जाम्स जो हैं उनके प्रीवियस ईयर्स मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, और इनसे प्रैक्टिस अति महत्वपूर्ण है। पिछले 5 साल में जितने पैटर्न पूछे जा रहे हैं वो सारे रिलेवेंट हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट का रिवीजन यहां पर होगा। ठीक है, ये हमारे पास में बीओडी बैच है। अगर आप रिकॉर्डेड बैच के साथ में जुड़ना चाहते हैं, 2 मोड में आपको ये मिलता है। पहला है एकदम जीरो से एडवांस मोड, जिसमें 150 प्लस क्लासेस आपको मिल जाती हैं, और दूसरा हमारे पास में यहां पर हो जाता है रिवीजन मोड, यानी कि जो आप लोगों ने यहां पे पढ़ा है उन्हीं चीजों का, उन्हीं प्रश्नों का पूरे बैच का एक रिवीजन मोड, 40 प्लस क्लासेस में कंप्लीट रिवीजन। तो ये एक अपर हैंड आपको देता है अपनी प्रिपरेशन के अंदर। ये कॉन्टैक्ट नंबर हैं जिनसे कॉन्टैक्ट करके आप लोग जो है किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और इस बैच के साथ जुड़ने के लिए आपको बलराम सर रीजनिंग वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये हमारे पास में बलराम सर रीजनिंग वाला एप्लीकेशन है। इस तरीके से आपको बहुत ही प्यारा सा इंटरफेस यहां पर मिल जाता है। पेड कोर्सेस आपके जितने भी हैं आपको यहां मिलते हैं। फ्री कोर्सेस भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, वो यहां आपको मिलेंगे। पेड टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, फ्री टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए कुछ यहां पे अवेलेबल हैं। फ्री वीकली टेस्ट भी आपके लिए हैं, सिलेबस भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। यूट्यूब पीडीएफ्स आपके लिए यहां पर हैं। जितने भी यूट्यूब वाले सेशंस हैं इनके पीडीएफ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों के लिए यहां पर अरेंज कर रखे हैं। फ्री पीडीएफ्स भी आपको मिलती हैं प्रैक्टिस लेवल पे टॉपिक वाइज एप्लीकेशन के ऊपर। तो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है और साथ ही इसको 5 स्टार रेटिंग आप लोगों को जरूर देनी है। नेक्स्ट है
अगला हमारे पास में एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो जो फ्री कोर्सेज की मैंने आप लोगों से बात करी, तो फ्री कोर्सेज इस तरीके से अरेंज्ड हैं आपके पास, जैसे मास्टर स्ट्रोक सीरीज है या फिर सीजीएल सीएचएसएल डिफरेंट एग्जाम्स के लिए जितने आप लोगों के सेशन आ चुके हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से यहां पर व्यवस्थित हैं। और यूट्यूब की पीडीएफ की बात करें तो अलग अलग एग्जाम जो आप लोगों के यूट्यूब पर अवेलेबल है उनके पीडीएफ यूट्यूब पीडीएफ के अंदर आप लोगों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से यहां पर अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे आप लोगों के पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे, टेलीग्राम पे भी हैं, एप्लीकेशन पे भी आप लोगों के जो है पीडीएफ सारे के सारे अवेलेबल हो जाते हैं। टेलीग्राम पे आप नहीं ढूंढ पाते हो, एप्लीकेशन को डाउनलोड रखो, यूट्यूब पीडीएफ के सेक्शन पे जाकर के सारे पीडीएफ जो पुराने भी हैं नए भी हैं सारे आप डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास में जो यूट्यूब चैनल है, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहां आप लोगों को बुक में जितना कंटेंट नहीं मिलता उतना कंटेंट बेहतरीन और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ में आपके लिए मैं लेकर के आता हूं। आपकी हर एक एग्जाम से रिलेवेंट कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा, टू द पॉइंट चीजें मिलेंगी, एग्जाम में आने वाली चीजें आप लोगों को यहां सीखने को मिलेंगी, और टेलीग्राम पे भी आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये था हमारे पास में एनालिसिस और बैचेस के बारे में हमने जाना। आइए शुरुआत कर देते हैं हम लोग सीएचएसएल मेंस के 18 नवंबर के सेट की। चलिए, सीएचएसएल मेंस का पेपर आप लोगों का कंडक्ट हो चुका है। आपकी 18 नवंबर 2024 को लगने वाला ये लेटेस्ट पेपर आपके पास में हो जाता है। बहुत ही बढ़िया लेवल पे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के पैटर्न से कोई ज्यादा बदलाव नहीं थे, कुछ एक क्वेश्चंस आपके अच्छे हैं, तो कई जगह रिपीटेटिव पैटर्न्स भी आप लोगों के देखने को मिले हैं। लेकिन जो हम प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को लेटेस्ट सेट्स के अंदर मैंने करवाए हैं, बिल्कुल उससे मिलते जुलते ही क्वेश्चंस आप लोगों के यहां पर पूछे गए हैं। तो सीएचएसएल मेंस का पेपर यानी कि टीयर 2 का एग्जाम जो है, इसके कंप्लीट आपका एक पेपर हुआ है। इस एक पेपर के पूरे 30 क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर देखेंगे। इसकी शुरुआत करें उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, और जो है रिवीजन क्वेश्चंस को आप लोगों को कमेंट सेक्शंस के अंदर मार्क करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सवाल संख्या है आपके पास में यहां पर एक निश्चित कोड भाषा में पेड को लिखा जाता है 3274 और एपीईडी को लिखा जाता है 6437। ठीक है, हर एक लेटेस्ट एग्जाम के साथ में मैंने आपसे यह कहा है कि 2024 के अंदर आप लोगों को इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल प्री में थे, सीएचएसएल प्री में थे, इसके अलावा जितने भी 2024 के एग्जाम है सभी के अंदर आपको शिफ्ट में इस प्रकार के सवाल ज्यादातर देखने को मिले हैं। यह कुछ नया आपके पास में यहां पर नहीं था। तो अब देखो, यहां हमारे पास में 4 अगर लेटर हैं तो 4 ही आपको अंक दे रखे, 4 लेटर हैं तो 4 अंक दे रखे हैं आपको। ठीक है, यानी कि एक लेटर के लिए 1 अंक यहां पर आया है, एक लेटर की 1 अंक के साथ में मैचिंग यहां पे है। अब सीधा सा किलर आर्ग्यूमेंट है, जिसे 1 सेकंड में आप आंसर निकालोगे, वो क्या है कि ई के लिए हमें कोड निकालना है। ई इस सेंटेंस में है तो ई का कोड भी इन चारों में से होगा। ई यहां नहीं है तो ई का कोड भी इनमें से नहीं हो सकता। ठीक है, तो ई का कोड 3 2 7 4 नहीं हो सकता। उड़ा दो ऑप्शन, 3 7 4 नहीं हो सकते आंसर। तो आंसर हमारे पास में होगा यहां पर सी विकल्प। 6 कोड हमारे पास में आएगा ई के लिए। डायरेक्टली आपको किलर आर्ग्यूमेंट से इसका आंसर करना था। नेक्स्ट आइए, अगला देखें। MNQP अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से STWV से संबंधित है, ABED GHKJ से संबंधित है। लेटर से लेटर में आपको रिलेशन दिया गया है, 4 अक्षर यहां, 4 ही हमारे पास में अक्षर इस जगह पर दे रखे। तो क्या करोगे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में हमारी अप्रोच होती है, अप डाउन फॉर्मेट में आपको इसे लिख देना है। ठीक है, STWV हमारे पास यहां पर है। 13 14 ये हो गया, 17 यहां हो गया, 16 ये हमारे पास, 19 20 23 और 22 यहां पर आपके पास में होगा। तो देखो क्या रिलेशन है। सबसे पहले जो हमारे पास पैटर्न है, पहले से पहले का पैटर्न देखो, अगर नहीं है तो पहले से आखिरी में जाओ, अगर नहीं है तो क्रॉस पे जाओ, और क्रॉस भी नहीं है तो हमें सेक्शन वाइज लॉजिक यहां पर देखना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि पहले से पहले में क्या रिलेशन है। प्लस का 6 हुआ सर, इधर भी प्लस का 6 है, यहां भी प्लस का 6 है, और यहां भी प्लस का 6 है। एक बहुत ही बेसिक और साधारण सा तर्क जो आप लोगों का बेहद कॉमन है कि पहले से पहले में प्लस के 6 का रिलेशन यहां पर लगा है। इसी तरीके से आगे देखो, ए से जी आ रहा है प्लस का 6, और बी से एच आ रहा है प्लस का 6, ई से के आ रहा है प्लस का 6, और डी से जे आया प्लस का 6। एजिटिस लॉजिक यहां पे है, वेरीफाई करने के लिए दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब चलिए जो सवाल पूछा है IJML,
तो IJML का कोड चाहिए, प्लस का 6 करोगे O, प्लस का 6 करोगे P, प्लस का 6 करोगे S और प्लस का 6 करोगे तो R हमारे पास में। OPSR कौन से विकल्प में है? C विकल्प में आपको दे रखा है। C हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आगे आई, नेक्स्ट देखो, एक निश्चित कोड भाषा में डार्क को 3284 लिखा जाता है, रेक को 6438 यहां पर लिखा जाता है। देखो जितने लेटर हैं उतने ही हमारे पास में डिजिट आ रहे हैं, यानी कि एक लेटर के लिए एक अंक यहां पर आया है। एक ऐसा टाइप जिसने हर एग्जाम में दस्तक दी है, जो आपके हर एग्जाम के अंदर देखने को मिला है और आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी यह पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ई यहां पे है तो ई का कोड भी यहां पर होगा। ई हमारे पास यहां नहीं है तो ई का कोड भी इनमें से नहीं हो सकता। तो एलिमिनेट करो, 3284 को एलिमिनेट करो, 384 एलिमिनेट हुआ, बच गया हमारे पास 6। ये यहां पर करेक्ट आंसर आपके पास में होगा। नेक्स्ट आइए, अगला देखें। ROWDC से प्रत्येक अक्षर का अनिवार्य रूप से लेकिन प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते? अर्थपूर्ण शब्द बनाने के ऊपर सवाल आपके 2022 के CGL मेंस में थे, 2022 के CHSL मेंस में थे, 2023 के CHSL मेंस में थे और एक्सपेक्टेड था कि आपके नेक्स्ट भी आएंगे, जैसा मैंने आपको बताया था, और पूछे गए हैं। एक नहीं मल्टीपल क्वेश्चंस आपके पास में हो जाते हैं। ठीक है, आपको पता लगाना है कि ये जो हमारे पास में वर्ड्स यहां पर हैं, लेटर्स हैं, इनसे हमारे पास में कौन सा सार्थक शब्द यहां पर बनेगा। तो देखिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की बात करें, एक ही स्वर है और जनरली अगर हमारे पास में 5 अक्षरों में से एक स्वर है, बाकी व्यंजन है, तो जो स्थिति होती है सही सार्थक शब्द बनने की, उसमें आपको स्वर जो है दूसरी तीसरी पोजीशन पे देखने को मिलता है। चलो कोई कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं हम लोग। यहां से बन रहा है राउड, राउड, क्राउड, 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 यहां से एक शब्द बन रहा है हमारे पास में। अच्छा देखो, ये जिनकी अनस्क्रैम्बलिंग अच्छी है वो लोग सोच पाते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर मैं तो नहीं सोच पाता, मेरे तो दिमाग में ये चीजें क्लिक ही नहीं होती हैं। तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हो, आप जो इसके कॉम्बिनेशन है ना फटाफट लिखते हुए चलो, जो सार्थक होगा आपको दिखेगा। जैसे जितने कॉम्बिनेशन दिखे आपको डिफरेंट डिफरेंट, DOC ऐसे लिख दिया, WROCD, WORCD, ठीक है, या हमारे पास में DOWRC, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप लिखोगे, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपको देखते ही पता लग जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में मॉडर्न डिक्शनरी के अंदर इस तरह के शब्द नहीं है। केवल और केवल एक सार्थक शब्द हमें यहां पर दिखा है, क्राउड। ठीक है, 5 फैक्टोरियल तरीके हो सकते हैं, मतलब शब्द बनाने के 5 फैक्टोरियल तरीके आपके पास में हो सकते हैं, 120 तरीके हो सकते हैं। तो पूरी तरीके से मैं ये कहूं कि आप इस तरीके से लिख लिख के पता कर लोगे नहीं, लेकिन थोड़ी स्मार्टनेस के साथ आप सोच पाओगे। जैसे अगर आपको पता है कि ओ को हमें दूसरी और तीसरी पोजीशन पे रख के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखने हैं, तो आप कहीं ना कहीं सोच पाते हो कि एक सार्थक शब्द बनेगा, किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहां हमारे पास में एक शब्द यहां से बनेगा और वो शब्द है हमारे पास में क्राउड। ये वाला टाइप बेहद कॉमन है और CHSL वालों का तो फेवरेट ये पैटर्न यहां पर बन जाता है। प्री हो या मेंस के एग्जाम हो, पिछले 3 साल के एग्जाम आप उठा के देख लो, आपको ये वाले पैटर्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। नेक्स्ट आओ, अगला देखें। YPRA में से प्रत्येक अक्षर का अनिवार्य रूप से लेकिन प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? सेम सवाल, हर एक अक्षर का एक बार इस्तेमाल करना है, 4 अक्षर का शब्द आपको चाहिए। चलिए, YPRA 4 ही अक्षर हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके हमारे पास में हो सकते हैं, 24 पैटर्न यहां पे हो सकते हैं। कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होती, आप खुद से अनस्क्रैम्बल करके सोच पाते हो। जैसे अगर नहीं सोचा जा रहा तो ऐसे कॉम्बिनेशन देख लो, Y के साथ में, Y को पहले रखते हुए RPA, PAR और APR, ARP, तो Y के साथ में इतने कॉम्बिनेशंस हैं, इनमें से एक भी हमारे पास में राइट कॉम्बिनेशन नहीं है। ये एक सोचने का तरीका है आपके पास में। ठीक है, जिसकी अनस्क्रैम्बलिंग अच्छी है, वॉकैब अच्छी है, वो तो देखते ही बोलेगा कि सर इससे जो सार्थक शब्द बना है वो है प्रे। प्रे का मतलब होता है कि प्रार्थना करना, जैसे आप मंदिर और बाकी जगह पे जाते हो तो आप प्रे करते हो, तो ये एक सार्थक शब्द है, मॉडर्न डिक्शनरी के अंदर भी ये आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा जैसे हमने Y से शुरू किया, नहीं बना है, P से शुरू करके डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो।
ठीक है, इस तरीके से आपके पास में डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहां पे देखने को मिलेंगे। आप पाओगे कि इनमें से कोई नहीं बन रहा, केवल एक सार्थक शब्द है। तो डिफरेंट वेराइटीज आप इस तरीके से शुरू कर सकते हो, देख सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, ये एक प्रोसीजर आप फटाफट चेक करने का आप रख सकते हो, क्योंकि कई बार हो सकता है आपको पता हो कि प्रे का अर्थ आपको सबको पता है, लेकिन ये अक्षर देख के आपको ट्रिगर नहीं हो रहा, तो आप ये तरीका इस तरीके से अपना सकते हो। बाकी तो वॉकैब पे जितनी अच्छी कमांड होगी, ये क्वेश्चंस उतना ही जल्दी आप लोगों के सॉल्व होंगे। ठीक है, तो एक सार्थक शब्द हमारे पास यहां पर बना है, एक के अलावा और कोई सार्थक शब्द हमारे पास यहां पर नहीं बना है। आगे आओ, अगला देखें। AEDN का उपयोग करके, सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण 4 अक्षर वाले अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? क्या पूछा है इसने? AEDN का इस्तेमाल करके कितने अर्थपूर्ण 4 अक्षर वाले शब्द बनाए जा सकते हैं? प्रत्येक अक्षर का इस्तेमाल एक ही बार करना है। फिर से उसी टाइप का ये थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में हो जाता है, CHSL के अंदर पूछा गया। ठीक है, देखिए क्या कॉम्बिनेशन होगा कि सर हम लोग यहां पे लिख सकते हैं NAED, नीड हो सकता है, नीड हो सकता है, NJ, NH, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप लोग यहां पर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, डी से शुरू होने वाले कॉम्बिनेशन हमारे पास में डीन यहां पे होगा, डायन नहीं हो सकता, डेने नहीं हो सकता, केवल ये तो सार्थक शब्द है, ये नहीं है हमारे पास में। तो इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप ट्राई कर सकते हो। जैसे सोचते टाइम ऐसे सोचो, डी को फिक्स कर दिया, अब डी के साथ EAN, डीन तो सार्थक शब्द है, लेकिन NAE नहीं बनेगा, AEN नहीं बनेगा, ENA नहीं बनेगा, तो हमें साफ दिख गया। इसी तरीके से अगर आप मान लो N से शुरू करते हो, तो N के साथ में हमारे पास ये शब्द है, इनको कैसे ही घुमा लो आप, DAE लिख दो, EAD लिख दो, ADE लिख दो, कोई कॉम्बिनेशन यहां पर कोई सार्थक शब्द हमारे पास में नहीं बना रहा है। अच्छा, नेड कोई सार्थक शब्द नहीं होता हमारे पास में। ठीक है, ये एक शब्द ऐसा है जो एंशियंट डिक्शनरी में, एंशियंट डिक्शनरी है और एक है मॉडर्न डिक्शनरी। आज के समय पे जो आपको प्रश्नों के आंसर करने होते हैं, भले वो इंग्लिश में करो या रीजनिंग में इस तरीके का सवाल आपके सामने हो, मॉडर्न डिक्शनरी के ऊपर बेस्ड ऑन सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न डिक्शनरी में नेड जैसा कोई भी एक सार्थक शब्द हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है। डीन यहां पर करेक्ट आंसर होगा, एक सार्थक शब्द आप लोगों का यहां पर बनेगा। नेक्स्ट टाइम अगला देखें, यदि संख्या 2 3 5 8 4 6 1 7 जो है, मैं प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम संख्या में 1 घटाया जाए। ठीक है, ये जो टाइप है हमारे पास में अल्फाबेट टेस्ट के अंदर, आपकी संख्याओं के ऊपर भी इस तरह का सवाल बनता है, लेटर्स के ऊपर भी, स्वर और व्यंजन के ऊपर इस तरह के सवाल बनते हैं। कोई ना कोई संक्रिया वो लगाने के लिए बोलेगा और फिर एंड में कोई ना कोई एक तार्किक सवाल आप लोगों से पूछता है। तो देखिए यहां हमारे पास में है 2 3 5 8 4 6 1 7 और इसने कहा है कि आपको प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ना है। तो विषम अंक में 2 जोड़ोगे 5, यहां से 7, यहां से 3, यहां से 9 और सम संख्या में से 1 घटाया जाए, तो घटाइए, यहां से आ गया 1, यहां से आ गया 7, यहां से आ गया 3, यहां से आ गया 5। तो ये हमारे पास में यहां पर जो है एक नया शब्द का निर्माण होता है, नए संख्या का निर्माण होता है। अब नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार है, यानी कि रिपीटेशन कितनों का है, यह आपको यहां पर चेक करना है, कितनों की पुनरावृत्ति यहां पर हुई है। तो देखिए 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 की पुनरावृत्ति हुई है, 5 की पुनरावृत्ति हुई है, 9 की नहीं हुई, 1 की नहीं हुई। तो हमारे पास में 3 ऐसे अक्षर हैं जिनकी पुनरावृत्ति हुई है, या फिर हम कह सकते हैं 1 से ज्यादा बार जो अक्षर हमारे पास में आए। ठीक है, इस टाइप का सवाल आप लोगों का कॉमन है। इस तरह के सवाल आपके 2023 में भी 1-2 एग्जाम्स में आए हैं, 2022 में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स को लेकर के कोई ना कोई रूल लगा के यहां पर आपको अक्षरों पे भी ऐसे सवाल बनते हैं, संख्याओं के ऊपर भी ऐसे सवाल आप लोगों के बने हैं। नेक्स्ट टाइम अगला देखो, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह को हैशटैग और परसेंटेज को प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि डबल कॉलन के बाईं और अक्षर समूह युग में द्वारा अपनाया गया पैटर्न डबल कॉलन के दाईं ओर के समान हो। ये जो टाइप हमारे पास में है, अगर आपको ध्यान हो तो 2022 का जो मेंस टियर 2 का पेपर था
वहां पर भी एज इट इज सेम पैटर्न आप लोगों का पूछा गया था। 4 पेपर हुए थे, चारों पेपरों में एक एक सवाल इस तरह का आया था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस की जितने भी मॉक्स आप लोगों के बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे होते हैं, वहां पर भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, ये एक बेसिक टाइप है और थोड़ा सा ऐसा टाइप है जिसमें आपको ऑप्शंस को ट्राई करना होता है। अब देखो इसमें टाइम कैसे बचाना है। देखो एक तरीका तो ये है कि आप एक एक करके चारों ऑप्शंस को मिला लो और फिर आप देख लो कौन सा सही आंसर है। समय लेगा लेकिन आंसर तो आएगा। ठीक है, दूसरा ये कि आप स्मार्टनेस से काम करो। ऐसे सवालों में जनरली जो क्वेश्चन अब तक बने हैं इनमें पहले से पहले का रिलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम भी क्विकली एक फर्स्ट से फर्स्ट का रिलेशन जो है वो ऑप्शंस के अंदर 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। और चेक करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखना। जी से वी आ रहा है तो 7 से 22 आया है, तो सर ये हमारे पास में प्लस का 15। ए से इसमें प्लस का 11 है, इधर प्लस का 15 था। हम देख सकते हैं पहले से पहले का पैटर्न तो नहीं होगा, तो पहले से पहले का चेक कर रहे हैं, उसके आधार पर एलिमिनेट कर रहे हैं। चारों ही एलिमिनेट हो गए तो हमें दूसरे पैटर्न देखने पड़ेंगे। चलिए, यू से वी आया है, प्लस का 1 है, और यहां पर ए से के आया है, प्लस का 10 है, नहीं हो सकता पहले से पहला। इधर देखो यू से वी प्लस का 1 है और ए से बी प्लस का 1 है। ठीक है, यहां तो ऐसे रिलेशन देखना है और इस जगह इस तरीके से रिलेशन आपको चेक करना है। तो प्लस का 1 है, इधर देखो W से X प्लस का 1, C से D प्लस का 1, A से B प्लस का 1, G से H प्लस का 1, 1 to 1 का रिलेशन है। इस तरीके से +1 +1 +1 का लॉजिक हमारे पास फॉलो हुआ है सी विकल्प के साथ। सी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। तो क्विकली हमने एलिमिनेट करने के लिए पहले पहले अक्षरों को चेक किया। अब तक जो भी क्वेश्चंस बने हैं इस तरीके के जिसमें आपको चारों विकल्प चेक करने पड़ते हैं, जनरली पहले से पहले का पैटर्न पूछा गया। अच्छा, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि क्रॉस का या फिर हमारे पास पहले से आखिरी का पैटर्न इनमें नहीं बन सकता। इनको ज्यादा टिपिकल इसीलिए नहीं बनाते क्योंकि फिर ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, आगे चले। अगला देखो, यहां देखो अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों से यहां पर पूछे गए। ठीक है, और देखो इस सीरीज की एक बहुत जबरदस्त सी खास बात है, इसमें 3 ही अक्षर हैं। एक आर है, दूसरा ई है और तीसरा एम है। और इन तीनों अक्षरों का इस्तेमाल इसने ऐसे किया है कि हमको जैसे आर यहां भी दिखा, आर इधर भी दिखे, आर इधर भी दिखा, आर इस तरफ भी दिखा, यानी कि लगभग एक थोड़े थोड़े अंतर के बाद में आप लोगों को ये अक्षर देखने को मिला है। ठीक है, तो अब इसके आधार पे अगर देखा जाए इसके अंदर, ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न हमें लगा क्योंकि आर इधर 1 बार है, इधर 2 बार है। इससे हमें हिंट लग गई कि कहीं ना कहीं अक्षरों की संख्या को बढ़ाते हुए पैटर्न बनाया है। इसी तरह के पैटर्न्स आप लोगों के सीजीएल प्री में भी थे, और सीजीएल प्री के पैटर्न्स अगर आपने देखे थे तो इन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आई होगी क्योंकि एज इट इज सेम सवाल आपका पहले भी एग्जाम्स में आ चुका है। लेटेस्ट एग्जाम्स बेहद जरूरी होती हैं। जैसे कोई नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हो उससे पहले जो एग्जाम्स हुए हैं उनको आप एक बार देख लेते हो, उनको सॉल्व कर लेते हो, तो आप हर एक वैरायटी जो एग्जामिनर के दिमाग में चल रही है वो आपको क्लियर हो जाती है। और ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है एग्जाम्स के अंदर, और इसीलिए ये प्रीवियस ईयर के सेशंस में आपके लिए लेकर के आता हूं ताकि आपके एग्जाम में आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। और एक नहीं हजारों लाखों स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ है और इसीलिए आप लोगों के लिए इतनी मेहनत यहां पे की जाती है। चलिए, ये देखो आर यहां पे फिर से आर हमारे पास में इस जगह आ रहा है, फिर से आर इस जगह आ रहा है। तो देखो आर ई एम, इधर 2 बार आर हो गया और ई एम एजिटिस है। इधर 2 बार आर है, 2 बार ई है, 1 बार एम है, फिर 2 बार ई और 2 बार एम। तो इसने लगाया है आर ई एम, फिर डबल आर ई एम, फिर डबल आर डबल ई एम, और लास्ट में डबल आर डबल ई डबल एम। यानी कि इसने पहले स्टेप में आर को डबल किया, दूसरे स्टेप में ई को डबल किया, तीसरे स्टेप में एम को डबल किया है। यह पैटर्न यहां पर पूछा गया है और यह इकलौता सवाल नहीं है ऐसा। इस तरह का सवाल पिछले 2-3 साल के अंदर इनकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ी है। तो इस तरीके से भी जब आपको अक्षर बढ़ते हुए दिखे तो आप 3 स्टेप मेथड की जगह डायरेक्टली इस तरीके से पैटर्नाइज करके देखो। ठीक है, आपका थॉट प्रोसेस यह हो कि अक्षर हमारे पास में है 3 और संख्या बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक इंक्रीजिंग सीरीज इस तरीके से आपके पास में बन सकती है। ठीक है, कौन सा विकल्प आंसर होगा कि सर एम आर ई एम, तो एम आर ई एम हमारे पास कौन से विकल्प में है? सी विकल्प के अंदर आपको दिया हुआ है। आगे बढ़े।
अगला देखें, निम्नलिखित में से 3 शब्द युग्म कुछ मायनों में एक जैसे हैं और इसीलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा शब्द युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है? आपकी सोशल इंटेलिजेंस, आपकी सामाजिक समझ, आपकी जनरल नॉलेज की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर बेस्ड ऑन ये सवाल पूछा गया है। और यहां एनालॉजी दे रखी है और क्लासिफिकेशन पूछा है कि आपके पास में कौन सा एक युग्म यहां पे अलग होगा। तो जब ऐसे संबंध दे रखा हो तो इनके आपसी संबंध के आधार पे आपको अलग को छांटना होता है ऐसे सवालों में, ठीक है। जब दो दो के पेयर दे रखे हो, भले ही ये आकृतियों के अंदर हो, भले ही ये हमारे पास में कोई सोशल इंटेलिजेंस की टर्म हो या लेटर्स हो या नंबर्स हो, आपको इनके आपस के रिलेशन, आपस की एनालॉजी के आधार पे, उस संबंध के आधार पे एक को छांटना होता है। चलिए देखें, टेलीविजन और ट्राइंगल। टेलीविजन और ट्राइंगल में तो क्या ही रिलेशन होगा? बर्थडे हैट यानी कि बर्थडे वाली टोपी और कोन। तो देखो यहां क्या संबंध है, बर्थडे वाली टोपी होती है, उसका आकार होता है कॉनिकल, एक कोन के आकार का, ठीक है। इस तरीके से बर्थडे वाली टोपी जो है वो होती है कोन का आकार होता है, ठीक है। लिखा रहता है उस पे हैप्पी बर्थडे, यानी कि किस आकार की, किस शेप की हमारे पास में वो आकृति है उसके साथ रिलेशन है। बॉल स्पीयर, तो बिल्कुल जो भी बॉल होती है वो हमारे पास में स्पीयर यहां पर होती है, यानी कि एक गोलाकार आकृति की होती है, भले फुटबॉल देखो, क्रिकेट वाली बॉल देखो। रिंग यानी कि अंगूठी है वो सर्कुलर होती है, गोलाकार होती है। उसका कारण ये है क्योंकि हमारी उंगलियां भी गोलाकार होती हैं, इसीलिए रिंग जो है हमारे पास में गोलाकार होगी। यानी कि ए हमारे पास में ये जो नीचे रिलेशन दे रखे हैं इनसे अलग है, डिफरेंट है, भिन्न है, ठीक है। यहां हमारे पास में क्या रिलेशन है कि कोई ना कोई आइटम है और आइटम का रिलेशन उसके शेप के साथ में दे रखा है, शेप के साथ में, ये एनालॉजिकल रिलेशन यहां पे दिया गया है, ठीक है। और ये कुछ नया पैटर्न नहीं है, इस तरह के पैटर्न्स आप लोगों के प्रीवियस 2-3 साल के एग्जाम्स भी अगर आप सॉल्व करते हो सभी, तो उनमें भी इस तरह के पैटर्न्स मिल जाते हैं। देखो मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने का फायदा ये होता है कि आप अवगत होते हो हर एक टाइप के सवालों से जो आपके एग्जाम्स के अंदर बन रहे हैं और आगे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस है प्रीवियस ईयर की, मैंने भरपूर तरीके से 35 से 40 हजार प्रश्न आपके यूट्यूब पे डाल रखे हैं अलग अलग एग्जाम्स के मास्टर सेशंस के फॉर्म में। इनको आप मैक्सिमाइज करो अपनी प्रैक्टिस को, इनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आप लोगों की मैक्सिमम प्रैक्टिस होती है, एग्जाम का लेवल पता लगता है, एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पता लगते हैं, एग्जाम्स के अंदर नए क्वेश्चंस के पैटर्न पता लगते हैं। सब कुछ इस प्रैक्टिस में छुपा हुआ है। आपकी तैयारी, आप क्या पढ़ रहे हो वो कितना रिलेवेंट है, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो कितना रिलेवेंट है, एग्जाम में कितना आ रहा है, ये भी आपको इन प्रीवियस ईयर के सेशन से पता चलेगा। इनको किसी भी कंडीशन में मिस नहीं करना। और मैं आपके लिए यहां पे बेहतरीन शॉर्टेस्ट अप्रोचेस लेकर के आता हूं, सोचने के सही थॉट प्रोसेस के साथ में, एलिमिनेशन मेथड के साथ, थॉट प्रोसेस के साथ। नेक्स्ट आइए, अगला देखें। यहां देखो सेट का चयन करो जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। 2 सेट आपको दे रखे हैं और इन्होंने कहा है कि जैसा रिलेशन इनमें है वैसा ही आपको विकल्पों में देखना है। दूसरा वही नोट जो आपका एग्जाम दर एग्जाम बार बार रिपीट होता है कि पूरी पूरी संख्या पे ऑपरेशन होना चाहिए। अब आपको अपने कॉन्सेप्ट पे टिके रहना है। आपको जो मैंने बता रखा है कि जब भी ऐसी संख्याएं दिखे हम देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या ये है, ठीक है। और हमारा प्रयास हमेशा यह रहेगा कि 2 छोटी संख्याओं पे संक्रिया लगाई जाए। कारण क्या है? क्योंकि 2 छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या लाने का प्रयास करते हैं तो हम प्लस और गुणा के रूप में सोचते हैं। प्लस और गुणा आप खुद देख लेना, माइनस की तुलना में जोड़ते जल्दी हो आप, और गुणा की तुलना में भाग में समय ज्यादा लगता है, गुणा जल्दी होता है। तो प्लस और गुणा आपकी एक नेचुरल टेंडेंसी है। ये जो हमारा पढ़ाने का सिस्टम है, स्कूल का सिस्टम है, इसके अंदर आप जिस तरीके से तैयार हो रहे हो, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन आर मच फास्टर देन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। और यही कारण है कि हम इन प्रश्नों में हमारी नेचुरल टेंडेंसी का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी संख्या को अलग करते हैं, छोटी पे ऑपरेशन लगाएंगे। चलिए 19 और 9 से हमारे पास 173 यहां पर आया है, 6 और 17 से हमारे पास में यहां पर 104 आया है। अब देखो बेसिक लेवल पे योगफल, डिफरेंस और गुणा आपको लिखना ही लिखना है। इतनी बड़ी संख्या देख के वैसे भी क्लियर है, या तो स्क्वायर, क्यूब या गुणा के रूप में लॉजिक आपका होगा, ठीक है। चलिए योगफल अगर हम लोग लिखें तो हमारे पास 28 है, डिफरेंस 10 है। इधर देखो योगफल 23 है, डिफरेंस हमारे पास 11 है, गुणा करो 102 है।
19 नाम 171 है, तो ये हमने देखा प्लस का 2 हो रहा है, ये हमने देखा प्लस का 2 हो रहा है। सीधा सीधा इतना पेन चलाया। पेन और दिमाग, पेन आपके दिमाग की हेल्प करेगा, दिमाग पेन को ज्यादा चलने से रोकेगा। ये जो कॉम्बिनेशन है यही आपको सेट और मिसिंग नंबर और नंबर्स के आपसी रिलेशंस के प्रश्नों के अंदर बहुत अच्छी कमांड और बहुत अच्छी स्पीड बनाने में मदद करेगा। चलिए यहां देखो, ये प्लस के 2 का लॉजिक है, यानी कि ए और बी को गुणा करके 2 जोड़ने पर सी आ रहा है। अब आप खुद देख लो, हमारे प्रीवियस सेट्स को जाके प्रैक्टिस कर लो। इस तरह के जो पैटर्न्स हैं आप लोगों के अकेले एग्जाम्स में नहीं आए हैं, ये कोई नवादा पैटर्न नहीं था, कुछ नया कुछ उसने करके दिखा दिया, ऐसी चीजें नहीं है। ये सारे पैटर्न्स आपके एग्जाम दर एग्जाम रिपीट हो रहे हैं, एक बहुत ही यूजुअल पैटर्न है। और ऐसा मत समझो आप ही कुछ नया पढ़ रहे हो, अब से 5 साल पहले भी जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे वो भी इसी तरह के पैटर्न्स को फेस कर रहे थे, इसी तरह के पैटर्न्स थे एल्जेब्रिक तरीके से। इसीलिए मैं लिख के बताता हूं आपको ताकि आप रिलेट कर पाए। 2 संख्याओं का गुणा करके डायरेक्टली गुणा लिख देता तो कोई भी देख लेता, गुणा करके उसने कुछ जोड़ दिया कुछ घटा दिया, ऐसे बेसिक ऑपरेशन लगाता है। चलिए यहां हमारे पास में 11 चौके 44 प्लस का 2, ए में यही पैटर्न है, गुणा करके 2 कर दिया, 12 अट्ठे 96 माइनस 2 है, 14 चौके 56 प्लस का 6 है और 15 सत्ते 105 डायरेक्टली दे दिया। यानी कि ए में हमारे पास एज इट इज यही पैटर्न है, ए आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। मल्टीप्लिकेशनल पैटर्न लगाया है जो अपने आप में इतना कॉमन है कि इसके ऊपर एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजार नहीं, 10,000 प्लस क्वेश्चंस आपके मिल जाते हैं अगर आप सारे एग्जाम्स एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफरेंट स्टेट लेवल एग्जाम्स को देखते हो पिछले कुछ वर्षों में जो लगे हैं। नेक्स्ट अगला देखो, यहां देखो निम्नलिखित 4 त्रिकों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा त्रिक है जो समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास में त्रिक बोल दे, सेट बोल दे, या इस तरीके से 3 संख्याओं का आपसी रिलेशन आपको बोल दे। ठीक है, आपको इनके बीच में इंटर रिलेशन देखना। अब ये इंटर रिलेशन छुपा है संख्याओं में। जैसे ही हम संख्याओं को देखते हैं, आसपास की संख्याएं हैं, यहां कोई इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि हम स्क्वायर के रूप में सोचें, क्यूब के रूप में सोचें, गुणा के रूप में सोचें, हम अंतर के रूप में सोचेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलिए 31 से 46 आ रहा है, प्लस का 15 है सर, 46 से ये माइनस का 5 है, इधर ये हमारे पास में प्लस का 15 है और यहां देखा जाए माइनस का 6 है। यहां देखो तो ये हमारे पास में प्लस का 15 है और इधर देखा जाए तो माइनस 6 है। यहां देखो ये प्लस का 15 है और यहां देखा जाए तो माइनस का 6 है। अलग है हमारे पास ए विकल्प। ठीक है, अलग है हमारे पास ए विकल्प। ए बाकी तीनों से अलग है, असंगत है, डिफरेंट है, भिन्न यहां पर होगा। ठीक है, बाकी तीनों में समानता है, डिफरेंस का तर्क इसने लगाया है और इस तरह का तर्क आप लोगों का बेहद कॉमन है। इसी साल के अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हैं तो ये एजिटिस इन्हीं से मिलते जुलते डिफरेंस ऊपर आधारित सवाल आपके सीजीएल प्री में थे, सीएचएसएल के प्री में थे, सीएचएसएल के मेंस में आप लोगों के सामने आए। इसी तरीके से जो हमारे पास में बाकी एसएससी के एग्जाम में सब में पूछे गए, आगे आने वाले एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम्स हो, सभी के लिए हमारे पास में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगला देखो, निम्नलिखित 4 संख्या त्रिकों में से 3 निश्चित तरीके से समान है, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा त्रिक है जो समूह से संबंधित नहीं है। चलिए यहां हमारे पास में 3 संख्याओं का आपस का रिलेशन दे रखा है, तो अब आप देखो 112 में से 103 हो रहा है, यानी कि 9 कम हुआ है। हम डिफरेंस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सारी संख्याएं आसपास की हैं और इनके अंदर कोई भी गुणा, स्क्वायर या क्यूब की आवश्यकता हमें नहीं लग रही है। ठीक है, अगला देखो 103 में से हमने कम किया, -9 है। 94 से हमने देखा माइनस का 9 है, यहां हमने देखा तो माइनस का 9 है। इधर देखो माइनस का 9 है, इधर देखो माइनस का 13 है, इधर देखो माइनस का 9 है, इधर देखो माइनस का 9 है। यानी कि कुल मिला के हमारे पास में बी को छोड़ के बाकी सभी जगह एक फिक्स डिफरेंस का लॉजिक है। दूसरा आप ये भी कह सकते हो एवरेज यानी कि औसत का लॉजिक इसके अंदर है, ये भी आप लोग यहां पर कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कॉमन टाइप है ये, कई बार औसत के रूप में देखा जाता है, कई बार डिफरेंस के रूप में। औसत के रूप में ऐसे कि जो बीच वाली संख्या है बी, ये हमारे पास में एक तरीके से a + c/2 इसके इक्विवेलेंट हमारे पास में, तो ये पैटर्न यहां पे फॉलो हुआ है। ठीक है, ये पैटर्न पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस साल तो पता नहीं क्यों ये एग्जामिनर को बहुत प्यारा लगा है, पूरा उनका लगाव, पूरा दिल उनका आ गया इस पैटर्न के ऊपर। ठीक है, पूछे पड़े हैं हर एग्जाम के अंदर, अरे और भी पैटर्न होते हैं, एक पैटर्न को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो एक साल में, फूल जाएगा ये। नेक्स्ट अगला देखो यहां हमारे पास में 2 सेट दे रखे हैं, उस सेट का चयन करो जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे में निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं।
ठीक है, देखो यहां हमारे पास में 7, 11, 33, 14, 18, 54 तीन संख्याएं। एक चीज तो हमको इसमें डायरेक्ट मल्टीपल देखने को मिला है। कौन सा डायरेक्ट मल्टीपल है कि सर यहां 3 गुना है, यहां देखा जाए तो 3 गुना है, इधर प्लस का 4 है और इधर प्लस का 4 हमारे पास यहां पर है। ठीक है, तो +4 और गुणा 3 ये पैटर्न हमारे पास में तीन संख्याओं में आपस में लगा है। अब देखो इधर देखो प्लस का 4, इधर देखो गुणा का 4, इधर देखा जाए प्लस का 3, इधर देखो गुणा 3, इधर देखो प्लस का 4, इधर देखो गुणा 2, इधर देखो प्लस का 4 है, इधर देखा जाए गुणा 3। जानबूझ के आपके दिमाग से खेला है सवाल। प्लस का 4 इसने 3 विकल्पों में दिया। अगर आधा अधूरा चेक करोगे तो अटकोगे। तीन संख्याएं हैं तो तीनों में आपस में संबंध होना चाहिए। ठीक है, ऐसा है जैसे अगर यहां हमारे पास में मान लो n है तो इधर आ रहा है 3n और इस तरफ आ रहा है n से 4 कम। तो इस तरीके का पैटर्न यहां पर फॉलो हुआ है, एक संख्या से रिलेट होता हुआ। ठीक है, तीनों में मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न या तीनों में डिफरेंस का पैटर्न बेहद कॉमन है। यहां थोड़ा सा मिक्स करके पूछ लिया, एक जगह तो बीच का अंतर था, एक जगह वहां पर मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट मल्टीपल यहां पर लिए हुए हैं। ठीक है, आगे आओ, अगला देखो। तो यहां इसने बोला है 89 इज रिलेटेड टू 78 फॉलोइंग ए सर्टेन लॉजिक। पास पास की संख्याएं हैं, क्या सर्टेन लॉजिक है बोलो। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। किस किस को दिखा यहां पे, सर यहां माइनस का 11 है, इधर देखा जाए माइनस का 11 है, यहां माइनस का 11 करोगे 61 हमारे पास यहां पर आएगा। कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में आपको दे रखा है। सी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, सी में आपको ये यहां पर दे रखा है। नेक्स्ट अगला देखें, ये हमारे पास में रीजनिंग फाउंडेशन बैच है। अगर आप लोग 2025 के अंदर जो एग्जाम्स लगने वाले हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आप लोगों की अच्छे लेवल पे मदद करने वाला है। कॉन्सेप्ट पे आपको मेहनत करनी है या इस लेवल के जिस तरह के आप लोग यहां पे सॉल्यूशन देख रहे हो, इस लेवल के कॉन्सेप्ट को आप एक बार बेहतरीन लेवल पे तैयार करना चाहते हैं तो ये बैच आपकी हेल्प करेगा। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी आपका स्टेट लेवल एग्जाम है, सभी के लिए पर्याप्त बैच यहां पर हो जाता है। बहुत ही नॉमिनल सी फी के साथ में इस बैच के साथ में आप लोग जुड़ पाएंगे। ठीक है, और ये आपको बलराम सर रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट है, अगला देखो, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए। तो दो संख्याओं के आपसी इंटरचेंज के ऊपर यह सवाल आप लोगों से पूछा गया है। तो देखें 21, 7, 144, 3, 18। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर क्या होगा, तो देखो प्लस और माइनस को आपस में बदला जाए, प्लस इधर है माइनस इधर है। गुणा और भाग को बदला जाए तो गुणा इस तरफ है और भाग इस तरफ है हमारे पास में। तो देखो 3 का भाग दोगे, 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24। यहां पर 7 गुणा 48 है, इधर 21 प्लस माइनस 18। गुणा करोगे 7 आठे 56, 5 28 और 5 33, माइनस 18 है, प्लस का 21 है। तो यहां से आया प्लस का 3, 339 हमारे पास यहां पर आएगा। एक बेसिक बोर्ड मास को फॉलो करना है। बोर्ड मास का नियम आप लोगों से क्या कहता है, बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि पहले जो है आप लोग भाग करो, फिर गुणा प्लस माइनस ये है। और अगर ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट हमारे पास सबसे पहले सॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑफ का रिलेशन। तो ये हमारे पास में यहां पर जो है एक यहां पे रिलेशन जो है उसको देखने का तरीका है, एक सीक्वेंस है जिसे आपको फॉलो जरूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अगला देखें। इस प्रश्न में कथन के बाद में दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड आपको दिए गए हैं। कथन के आधार पर निर्णय लें कौन सा निष्कर्ष सत्य है। ठीक है, कौन सा निष्कर्ष सत्य है यह आपको देखना है। चलिए, यह सवाल है हमारे पास में असमानता की जांच का, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी का। ठीक है, तो असमानता की जांच के ऊपर अगर आपके पास में सवाल आता है इस तरीके से, तो यहां आपको मैं बता दूं 2 स्टेप मेथड आपको फॉलो करना है। बहुत आसान मेथड है, बहुत प्यार से आप यहीं पे इसको सीख जाओगे। ध्यान से देखना क्या है 2 स्टेप मेथड हमारे पास में। ठीक है, तो 2 स्टेप मेथड है हमारे पास में कि यहां आप लोग जो है पाथ यानी कि रास्ता देखें। ठीक है, और दूसरा हमारे पास में प्रेफरेंस यहां पर देखी जाए, वरीयता। ठीक है,
अब पाथ की अगर हम लोग बात करते हैं, पाथ का मतलब क्या है? पाथ का मतलब है कि अगर हमें यहां पे किन्हीं भी दो वेरिएबल्स में रिलेशन दिया है तो आप एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल तक इक्वेशन के थ्रू पहुंच सकते हो। और इस रास्ते में आपको जो चिन्ह मिलेंगे उनमें कैसे देखना है कि अगर मान लो ये चिन्ह है तो आप बाएं से दाएं जा सकते हो, लेकिन अगर आपको दाएं से बाएं आना है तो आप नहीं आ पाओगे। इसी तरीके से अगर आपके पास में यहां पे है तो आप जा सकते हो, लेकिन इस तरफ से आप नहीं आ पाओगे। बराबर का चिन्ह है तो दोनों तरफ से एंट्री आपके पास में यहां पर अलाउड होती है। यह तो हुआ रास्ता देखने का तरीका, ठीक है। अगर रास्ता है तो हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं जो हमारे पास में हो जाता है वरीयता का, प्रेफरेंस का। तो अब देखो, प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूं तो प्रेफरेंस में हमारे पास में इन चिन्हों की वरीयता है और इसके बाद देखा जाए तो ये हमारे पास में वरीयता हो जाती। अगर पूरा रास्ता है तो पूरे रास्ते में या तो इन तीनों का समूह मिलेगा या फिर इन तीनों का समूह मिलेगा, और ये इनका वरीयता क्रम है, सबसे ऊपर इसकी, फिर सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। इस तरीके से वरीयता आपको चेक करनी होती है। अगर दोनों चीजें हैं तब जाके हम किसी निष्कर्ष को सही वहां पर बनाते हैं। चलिए देखो, यहां हमारे पास में टी है, टी से एम आपको आना है। क्या करना है? टी से एम तक आपको आना है। तो देखिए, टी से एम पर हम लोग आते हैं तो टी इस जगह है, एम हमारे पास यहां पर है। टी से हम लोग निकले और निकलते ही यहां देखो रास्ता बंद। टी से निकलते ही रास्ता बंद है, बस खत्म। रास्ता ही नहीं है तो कुछ चेक नहीं करना, तुरंत इसको गलत कर दो। जहां पाथ ही नहीं है वहां रिलेशन ही नहीं होगा। अगला, यहां देखो जेड की तरफ ये खुला हुआ है तो जेड से एन पे आना है। जेड इधर, एन इधर। जेड से हम लोग निकले और निकलते ही रास्ता बंद है, और रास्ता बंद है तो ये समझ लो रिलेशन भी नहीं होगा। नो रास्ता, नो रिलेशन। कुछ चेक नहीं करना आगे, तुरंत गलत करो, ठीक है। तो यह तरीका होता है असमानता की जांच को चेक करने का, और इसी के ऊपर आप लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां हमारे पास में होगा नाइदर नॉर, एक भी निष्कर्ष यहां पे अनुसरण नहीं करेगा। आ गया, अगला देखें। एक निश्चित नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। टी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी, वाई इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू। तो यहां एक बैठक व्यवस्था आपको दी गई है, और इस बैठक व्यवस्था में आप लोगों को कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। विकल्प में देख लो, ये वाला जो पैटर्न है ये आपका पिछले 2-3 साल के अंदर इस तरह के हर एग्जाम में सवाल आए हैं। एनटीपीसी मेंस में थे, सीजीएल मेंस के अंदर इस तरह का सवाल अब तक नहीं आया, लेकिन इससे सिमिलर आया। सीएचएसएल मेंस के अंदर डायरेक्टली ऐसा सवाल आप देख सकते हो यहां पे। और इसके अलावा जो आप लोगों के बेसिक एसएससी रेलवे के एग्जाम्स हैं उन सब में इस तरह के पैटर्न्स आपको देखने को मिले। बैंकिंग एग्जाम में भी इस तरह के पैटर्न कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आपको बस जो भी जानकारी है उसको आपको व्यवस्थित करना है, और यहां हम गोल्डन रूल्स अप्लाई करेंगे। क्या है गोल्डन रूल्स? गोल्डन रूल्स की जानकारी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो निश्चित जानकारी होगी उसे ही हम डायरेक्टली और पहले काम में लेंगे। अगर अनिश्चित और नेगेटिव जानकारी है तो उनको बाद में काम में लेना होता है। ये पॉइंट अपने आप में, इसको मैंने गोल्डन रूल नाम दिया। सोना है एक तरीके से इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। इस सोने को, इस गोल्डन रूल्स को अगर दिमाग में रखा तो समझ लो इन प्रश्नों में आपका डर परमानेंट खत्म होगा, ठीक है। चलिए यहां देखें, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है भैया, हमें नहीं पता कितने लोग हैं। टी यू के निकटतम दाएं बैठा है, तो यू का निकटतम दायां टी है। आगे देखो, वाई यू के बाएं से पांचवा है, यू का बायां पांचवा, 1 2 3 4 और वाई इधर, ठीक है। आगे देखो, जेड टी और पी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। जेड टी और पी का निकटतम पड़ोसी है तो जेड जो है वो टी और पी दोनों का निकटतम पड़ोसी हुआ। नेक्स्ट आओ, वी टी के बाएं पांचवें स्थान पे है। टी का बायां पांचवा, टी का बायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वी आ गया सर यहां पे। आगे चलो, ओ एक अंतिम छोर पर बैठा है और ओ और वाई के बीच केवल एक व्यक्ति है। ओ अंतिम छोर पे है, अंतिम छोर से मतलब या तो बाया छोर या दाएं छोर पे है, और इसने कहा है ओ और वाई के बीच में एक व्यक्ति है। तो अगर ऐसा है तो ओ को इधर ही आना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ओ को हम राइट साइड में भी ले सकते थे, लेकिन फिर ये अंतिम छोर पे नहीं होता, ओ को इधर हमने लिया है।
आगे देखो, यदि पंक्ति में अन्य कोई व्यक्ति नहीं बैठा है और कोई व्यक्ति नहीं है तो बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या आपको बतानी है। सारी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, यानी कि सबसे मक्खन और सबसे आसान टाइप के सवालों में से एक है। सारी पॉजिटिव जानकारी है, तो ऐसे सवाल पढ़ते पढ़ते सॉल्व हो जाते हैं एक फ्लो के अंदर, डरने की बात नहीं होती इसमें। नेगेटिव जानकारी ये बढ़ा देगा तो थोड़ा ये पजल का रूप फिर ले लेता है। चलिए यहां देखो, टोटल 4, 8 और 3 11, टोटल 11 व्यक्ति हमारे पास में इस व्यवस्था के अंदर बैठे हुए हैं। 11 हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट हो, अगला देखें, कथन आपको दे रखा है, कथन के बाद में आपको निष्कर्ष यहां पे दिए गए हैं। सम और नो के रूप में आपको कथन दे रखे हैं, निष्कर्ष आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना होता है। चलिए देखिए, थोड़ी जगह हम इसके लिए बना लेते हैं यहां पे। देखिए, सम क्रेयॉन्स आर कलर, ठीक है, ये हमारे पास में क्रेयॉन्स और यहां देखा जाए तो कलर्स। आगे देखो, नो कलर इज वाटर, कोई भी कलर वाटर नहीं है। कोई भी कलर वाटर नहीं है। सम वाटर इज लिक्विड, कुछ वाटर लिक्विड है, तो ये हमारे पास में लिक्विड यहां पर हुआ। चलिए इनके बीच में रिलेशन देखना, ठीक है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पहला पहला अक्षर भी लिखोगे तो सफिशिएंट है, और अगर समान है तो आप 3-3 अक्षर या 2-2 अक्षर लिख लो, ये आपको अलग करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, पहले या फिर 1-2 अक्षर लिखने चाहिए आप लोगों को, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं या फिर हमारे पास में सिलॉक के सवाल हैं। ठीक, चलिए अब देखो, सम क्रेयॉन्स इज लिक्विड, निश्चित रिलेशन है, निश्चित निष्कर्ष है, और निश्चित निष्कर्ष है तो क्रेयॉन इधर है और लिक्विड इधर है। निश्चित रिलेशन को गलत बताने के लिए एक ही डायग्राम बहुत है, एक भी डायग्राम में ये रिलेशन गलत है तो इसको गलत कर दो। यहां हमारे पास में दोनों अलग अलग हैं, कोई निश्चित रिलेशन नहीं है। अगला देखो, सम क्रेयॉन्स इज नॉट वाटर, क्रेयॉन्स और वाटर में यहां पे सम नॉट का रिलेशन है। तो देखिए यहां हमारे पास में सम नॉट की अगर बात की जाए तो एक चीज देखो, एक जबरदस्त लेवल पे क्लियर आर्गुमेंट बता रहा हूं मैं आपको, सुनना बेहद अच्छी तरीके से समझ में आएगा और बहुत काम आता है। ठीक है, इनको करके देखो 50-100 वाले मेथडों से या दूसरे मेथडों से, पता चल जाएगा तुमको, और एग्जाम में इनका लेवल बेहतरीन लेवल है सवाल का। ठीक है, अगर मान लो ऐसा संबंध है दो आरेखों में, नेगेटिव संबंध, तो यहां किलर आर्गुमेंट है। किलर आर्गुमेंट क्या है, बस प्यार से सुनो, अगर दोनों में नेगेटिव रिलेशन है तो दोनों के अंदर आने वाले सभी वेन आरेखों में भी नेगेटिव रिलेशन होगा। अगर दोनों के अंदर कुछ हिस्सा भी आता है तो इस कुछ का भी नेगेटिव रिलेशन होगा। अगर यहां भी नेगेटिव है तो इसका भी कुछ का नेगेटिव रिलेशन होगा। ध्यान से पढ़ो, यह कहता है सम क्रेयॉन इज नॉट वाटर। ध्यान से देखो, क्रेयॉन का ये वाला हिस्सा सम क्रेयॉन्स कलर में है और इस सम हिस्से का नेगेटिव रिलेशन वाटर के साथ में होगा। यह बात एकदम सही है। ठीक है, फिर से देखो इसी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन किलर आर्गुमेंट की, सम लिक्विड इज नॉट कलर, कुछ लिक्विड जो है कलर नहीं है। ध्यान से देखो, लिक्विड इधर है और ये लिक्विड का कुछ हिस्सा है, तो लिक्विड का कुछ हिस्सा किस में आ रहा है, वाटर में, और इसका नेगेटिव रिलेशन कलर के साथ में यहां पर होगा। यानी कि सम लिक्विड इज नॉट कलर, ये भी हमारे पास में सही होगा। ओनली सेकंड एंड थर्ड यहां पर फॉलो करेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, हमेशा ध्यान रखना। अगर इसके अंदर मान लो आ गया ऐसे डी है और ई है, तो डी और ई में भी नेगेटिव रिलेशन होगा पूरा पूरा, लेकिन अगर किसी डायग्राम का कुछ हिस्सा इसमें आता है तो सम नॉट का रिलेशन बनता है। ठीक है, किलर आर्गुमेंट के रूप में इसको ध्यान रखना। नेगेटिव वाले सवाल आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, यह बात मैं भी जान रहा हूं, आप खुद जानते हो और एग्जामिनर भी जानता है, और इसीलिए इतने शानदार लेवल के क्वेश्चंस पूछे हैं। रिवीजन के लिए मार्क कर लेना, ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो इसको इतनी बार रिवाइज कर लेना कि आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए अगला देखें। यहां देखो सेम टाइप का सवाल है, ये हमारे पास दो सम के रिलेशन, एक नो का रिलेशन है, और इनके बीच में रिलेशन आपको चेक करना है। तो देखिए
यहां हमारे पास में इनके लिए वेन आरेख बनाकर आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, यहां देखो, सम राइस इज वाइट, राइस इज वाइट, सम राइस इज ब्राउन और नो वाइट इज व्हीट। व्हीट और ये था वाइट, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलिए, ये रिलेशन है हमारे पास में। अब किलर आर्ग्यूमेंट हमारे पास में, ये वाला क्षेत्र अगर व्हाइट में है तो हम कह सकते हैं कुछ आर जो हैं आर नॉट व्हीट, जो दे रखा है यहां पे, सम राइस इज नॉट व्हीट, इस राइस का ये कुछ हिस्सा व्हीट नहीं है, नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। और देखो, सम व्हीट इज ब्राउन, व्हीट और ब्राउन में सम का रिलेशन है, ठीक है। व्हीट इधर है, ब्राउन इधर है, अगर इन दोनों में निश्चित रिलेशन है तो एक डायग्राम में भी अगर वो गलत है तो आप इसको गलत करो। अगला देखो, सम ब्राउन इज नॉट व्हाइट, कुछ भूरा सफेद नहीं है, ठीक है। तो ब्राउन और व्हाइट में नेगेटिव रिलेशन दिया है, तो ब्राउन इधर व्हाइट इधर कोई निश्चित रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारे पास नेगेटिव भी नहीं कह सकते, पॉजिटिव भी नहीं कह सकते, तो ये हमारे पास ओनली सेकंड यहां पे सही होगा। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प के अंदर आपको दिया गया है। आगे आओ, अगला देखें। यहां देखो, दो कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। ये कथन स्वतंत्र कारण या स्वतंत्र कारणों के प्रभाव या सामान्य कारण हो सकते हैं। एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। रीड दी बोथ दी स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट दी करेक्ट, दोनों कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। कारण प्रभाव के रिलेशंस के ऊपर सवाल पूछा गया है। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है बहुत ज्यादा, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं। सीएचएसएल के अंदर भी इसके 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, और सीजीएल के अंदर तो 1-2 सवाल ज्यादा ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहां देखो, ताजा और स्वादिष्ट सलाद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट, कैल्शियम, फाइबर और फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। क्या कहा इसने? ताजा और स्वादिष्ट सैलेड, रिफ्रेशिंग एंड डिलीशियस सैलेड्स आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट, कैल्शियम, फाइबर और पाइथोन्यूट्रिएंट्स विच आर गुड फॉर हेल्थ। इतना सारे न्यूट्रिशंस हैं, इसीलिए सलाद आप लोगों के लिए अच्छा है, कारण सहित इसने बताया। अब इसको पढ़ो। इट इज ए परफेक्ट वे टू बिगिन और डे विथ सैलेड्स इन ऑर्डर टू लीड ए हेल्दी लाइफ। स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपने दिन की शुरुआत सलाद के साथ करने का यह आदर्श तरीका है। क्या कहा इसने? कि इट इज परफेक्ट वे टू बिगिन और डे विथ सैलेड्स इन ऑर्डर टू लीड ए हेल्दी लाइफ। स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपने दिन की शुरुआत सलाद के साथ करने का एक आदर्श तरीका है। अब देखो, इनमें कारण प्रभाव का रिलेशन है, तो कोई एक चीज कारण होती है तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आप खुद देखो, ऐसे दैनिक जीवन में भी ये एग्जांपल्स आपके होते हैं। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग ऐसी रीजनिंग है जो आपके दैनिक जीवन में आपके आसपास की घटित होने वाली चीजों में भी आपको देखने को मिलती है। तो यहां पे आप देखो, दिन में आपको जो है एक परफेक्ट इसने हेल्दी हैबिट बताया कि आपको दिन की शुरुआत सलाद से करनी चाहिए। अब कोई पूछे क्यों करनी चाहिए, तो कारण है बाबू यहां। तो कारण यह है, प्रभाव यह है, क्योंकि सलाद जो है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं, इसीलिए उसको खाना एक आदर्श तरीका है। सुबह के टाइम खाना अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। तो यह कारण है, यह इसका प्रभाव है। पहला वाला कारण है, सेकंड इसका प्रभाव है पॉसिबल इफेक्ट, ठीक है। पॉसिबल इफेक्ट इसने बोला है, बिल्कुल इसका ये प्रभाव यहां पर हो सकता है। सलाद इतना अच्छा है तो ये लोग इसको मॉर्निंग डाइट के रूप में प्रेफर करते होंगे, ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है। तो इस तरीके से हमारे पास में यहां पे ये कारण प्रभाव का रिलेशन यहां पर बनेगा। नेक्स्ट अगला देखें। यहां देखो, स्टेटमेंट है, इसके बाद में कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाही आप लोगों को यहां पर दी गई है। इन स्पाइट ऑफ द प्रिंसिपल्स रिपीटेड वार्निंग्स, ए चाइल्ड वॉज कॉट विथ ए हिडन मोबाइल फोन इन दी स्कूल। प्रिंसिपल की बार बार चेतावनी के बाद, शब्दों में एक एक शब्द पे आपको गहराई से फोकस करना होता है लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में, ठीक है। पूरे परिप्रेक्ष्य को समझना होता है, कंप्लीट लेवल पे आपको एनालिसिस यहां पे करनी होती है सिचुएशन की। देखो, बार बार चेतावनी के बावजूद
स्कूल में एक बच्चा छिपा हुआ मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया, यानी कि मोबाइल फोन छिपा रखा था उसने और उसको बार बार वार्निंग मिल चुकी थी। ठीक है, अब जनरली कोई अपराध होता है फोन से संबंधित या पटाखे स्कूल में ले जाने से संबंधित या किसी बदमाशी कोई स्टूडेंट करता है स्कूल या कॉलेज में, तो ऐसे प्रश्नों में एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है कि उसको वार्निंग दी जाए, उसको समझाया जाए। ठीक है, लेकिन यहां तो इसको कई वार्निंग दे दी और ये रिपीटेड ऑफेंडर है, यानी कि बार बार ऑफेंड कर रहा है, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये पूछा है। पहली कार्रवाई पढ़ो, बच्चे से मोबाइल फोन छीन लो और माता पिता को स्कूल बुलाया जाए। अपने आप में सही कार्रवाई है। अब वार्निंग देने का समय तो निकल गया, वार्निंग कहीं दे दी, एक और वार्निंग देने से कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा जब उसको बार बार दी जा चुकी है। अगला, द चाइल्ड शुड बी पनिश्ड फॉर कमिटिंग दिस मिस्टेक, उसको पनिश किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। ये एक हार्श पनिशमेंट नहीं हुआ। अगर पहली बार पकड़ा जाता और उसको पनिशमेंट दे देते तो थोड़ा सा हार्श हो जाता कि भाई पहली बार तो वार्निंग बनती है, लेकिन उसको बार बार वार्निंग दी जा चुकी है तो उसको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। ये दोनों हमारे पास सही होंगे, बोथ यहां पे कोर्स ऑफ एक्शन इस स्थिति के अनुसार सही है। ठीक है, तो ये कार्यवाही के ऊपर पूछा गया सवाल है। आ गया अगला, देखिए यहां देखो हमारे पास दो कथन है और स्वतंत्र कारण या स्वतंत्र कारणों के प्रभाव या कारण या प्रभाव का रिलेशन इनके बीच में है, तो आपको यहां पर कारण प्रभाव का रिलेशन जो है वो यहां पर देखना है। चलिए, बालासोर में कल होने वाली सभी स्नातक परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा रद्द कर दी गई है। नई तारीखों की घोषणा अगले सप्ताह की शुरुआत में की जाएगी। बालासोर के कॉलेज में होने वाली सारी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और अगले हफ्ते अनाउंसमेंट किया जाएगा नए एग्जाम डेट्स का। ठीक है, अब यहां पढ़ो, बालासोर में कल तेज हवाएं और बहुत भारी बारिश होने की संभावना है क्योंकि चक्रवात दोपहर 3 बजे तक टकराएगा। यहां एक वार्निंग की बात करी है और ऐसी वार्निंग अगर मिलती है तो स्कूल कॉलेज इवन बाहर निकलना तक गवर्नमेंट उसकी मना कर देती है। चक्रवात जैसे जनरली आप लोग देखोगे उड़ीसा में आते हैं या आंध्र प्रदेश की तरफ चक्रवात टकराते हैं तो वहां पे समुद्र में जाने से मछुआरों को रोका जाता है, लोगों को घर में रहने के लिए कहा जाता है, वार्निंग्स मिलती हैं। ठीक है, जापान में ऐसा होता है, जापान में नॉर्मल है वार्निंग्स का आना। आप लोग नॉर्थ के रीजन में रहते हो तो इस तरह की वार्निंग से आप लोग अवगत नहीं है, लेकिन ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में भी तेज बरसात और चक्रवात के टाइम उनको शिफ्ट किया जाता है, निचले इलाकों में जाने से मना किया जाता है कि पानी भर सकता है, बरसात में फंस सकते हो, कई तरह की चीजें हो सकती। ठीक है, तो ऐसे में अगर ये कारण है तो इसका एक संभव प्रभाव हमारे पास ये होगा कि स्कूल कॉलेज बंद हो जाए। तो सेकंड इज द कॉज, फर्स्ट इज इट्स पॉसिबल इफेक्ट, इसका संभावित इफेक्ट यहां पर हो सकता है। नेक्स्ट अगला देखें, उस सही विकल्प का चयन करो जो निम्नलिखित शब्दों की तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्था को दर्शाता है। तार्किक और सार्थक क्रम की व्यवस्था को, यहां हमारे पास में डिफरेंट पॉलीगन्स दे रखे हैं। ठीक है, सम बहुभुज आप लोगों को दिए हुए हैं। यहां पे सम बहुभुज देखो, हेक्सागोन है 6 भुजाएं हैं, ट्राइंगल है 3 भुजाएं हैं, पेंटागन है 5 भुजाएं होती हैं, स्क्वायर में 4 भुजाएं होती हैं, ऑक्टागन में 8 होती हैं। तो ये पॉलीगन्स हैं। ठीक है, रेगुलर इरेगुलर जैसे भी हो, ये पॉलीगन्स हमारे पास में है और इन पॉलीगन्स के अंदर अगर ऑर्डर निकालना है तो किस आधार पे निकालेंगे? इनकी भुजाओं के आधार पे। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पे देखा जाए तो सबसे कम भुजाएं हैं त्रिभुज में, त्रिभुज के बाद में स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद में पेंटागन है, पेंटागन के बाद हेक्सागन है और सबसे ज्यादा भुजाएं ऑक्टागन में है। तो ये बढ़ता क्रम है, तो या तो बढ़ता क्रम ये दे देगा ऑप्शन में या फिर घटता हुआ क्रम। देखो 2 4 3 1 5 इसने बढ़ता हुआ क्रम दिया है, कौन से विकल्प में? सी में। बहुत कॉमन टाइप है ये, इनके ऊपर एनालॉजीज आप लोगों से पूछ ली जाती हैं, इनके ऊपर लॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया जाता है, सोशल इंटेलिजेंस जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, वेन डायग्राम के रिलेशंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आपको पता होने चाहिए। इवन 20 भुजाओं वाले बहुभुज के ऊपर भी सवाल 2024 में आया है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि 10 तक के भी नाम याद करो, लेकिन 20 वाले का भी नाम एग्जाम में आ चुका है। तो इस चीज को सीरियसली लें, आपको ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट अगला देखो, जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार एमएन पे रखा जाए तो दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का आपको चयन करना है। सही दर्पण छवि हमारे पास कौन सी होगी? तो आप देखो एफ हमारे पास यहां पे है, इसकी दर्पण छवि हमें इस तरीके से देखने को मिली।
एफ यहां उल्टा है, एफ यहां सही है, यहां हमारे पास सीधा एफ दे दिया, नहीं हो सकता। और देखो एन है तो एन की छवि एजिटिस नहीं हो सकती, सही विकल्प है हमारे पास में सी। तो सी यहां पर सही दर्पण छवि इसकी यहां पर होगी, सी करेक्ट आंसर हमारे पास में होगा। नेक्स्ट हो, अगला देखो, उस विकल्प का चयन करो जो सी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे चित्र बी चित्र ए से संबंधित है। यानी कि ए और बी में हमारे पास जो रिलेशन है उसी तरह का रिलेशन आप लोगों से सी और डी के बीच में पूछा गया है। तो देखो इन दोनों में ए का बी से हमारे पास क्या रिलेशन है ये पूछा गया है आप लोगों से। तो देखिए क्वेश्चन मार्क यहां पे है और ये जाता है बीच में, डबल क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं। ठीक है, यहां एक्सक्लेमेशन है, ये भी बीच में जाएगा और 2 बार यहां पर हो जाएगा। ठीक, और देखो स्टार में 4 कोने थे, इधर हो गए 5, तो इधर है हमारे पास 6, इधर होंगे 7, 7 यहां नहीं है, 7 हमारे पास बाकी तीनों में है। अब देखो बीच में 2 एक्सक्लेमेशन आएंगे, यहां तो एक ही है, उड़ा दो, 2 विकल्प बचे। अब देखो आर के साथ क्या हो रहा है, ठीक है ध्यान से देखो, आर की अगर मैं दर्पण लू इधर की तरफ तो ये इस तरह की छवि बनेगी, अगर नीचे की तरफ दर्पण छवि लू तो ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम देखें हमारा आर तो इससे अलग है। अब आर में देखो अगर हम लोग रोटेशन लगा दे 90 डिग्री का तो ये हमारे पास में ऐसा होगा, और फिर से 90 डिग्री का रोटेशन लगा दें तो ये हमारे पास में इस तरीके से यहां पर बनेगा। हमें एक ऐसा ही आर यहां पे देखने को मिला है, यानी कि 180 डिग्री का रोटेशन है इसमें। क्या है, 180 डिग्री का रोटेशन है, 180 डिग्री घुमा है, जल छवि नहीं है, 180 डिग्री घुमा है। तो इसको 180 डिग्री घुमाओगे तो ये हमारे पास में इस तरीके से यहां पर होगा। कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में आपको दे रखा है, ए हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। जल्दबाजी में इसको जल छवि मत मान लेना, एग्जामिनर को भी पता है कि ऐसी गलतियां आप करते हो और यही छोटे छोटे पॉइंट है एग्जामिनर के पास में जो आप लोगों को भीड़ से अलग करते हैं। नेक्स्ट आओ, अगला देख, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करो जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगी। एक सीरीज है हमारे पास में और इस सीरीज के अंदर हर बार एक टर्म यहां पर बढ़ती हुई जा रही है, एक पद यहां पर बढ़ता हुआ गया है। देखो ये था हमारे पास में, अगली बार ये आकृति और आ गई, नेक्स्ट टाइम ये आकृति और आ गई, फिर से देखा तो ये आकृति, यानी कि इसी का रिपीटेशन आ गया। 3 आकृति अलग अलग, फिर वापस से पहली आ गई, तो हम कह सकते हैं 1 2 3, वापस से 1 2 3, वापस से 1 2 3। ठीक है, तो अब देखो यहां हमारे पास में इस तरीके से एक और आकृति होगी, कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको दिया हुआ है, तो बी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट आओ, अगला देखें, कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका नीचे दिखाया गया है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो कागज के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। ठीक है, तो देखो यहां सर हमारे पास में बीच से मोड़ा है, यहां इस जगह से मोड़ा है, यह आकृति हमारे पास में आई है, और सीधा सा यहां पे सिल्वर रूल का आर्गुमेंट है आपके पास। क्या है सिल्वर रूल, जहां से आपने मोड़ा है वहीं से वापस खोलने पर दर्पण छवि दिखनी चाहिए। ठीक है, तो दर्पण छवि हमारे पास में हमने देखा इन दोनों जगहों से होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है दर्पण छवि, देखो ये दोनों तो दर्पण छवियां नहीं है, उड़ा दो, इधर देखो दिख रही है दर्पण छवियां, यहां देखो तो सर ये दोनों दर्पण छवि हमारे पास में बिल्कुल है, इधर देखो, ठीक है दर्पण छवियां हैं, ये देखो ये वाली दर्पण छवि नहीं है, उड़ा दो। तो मिरर इमेजेस हमने देखी नहीं थी, अब मिरर इमेजेस के अलावा और चीजें पे ध्यान दो थोड़ा सा। ये त्रिभुज ऊपर की तरफ पॉइंटेड है, ये नीचे की तरफ है, बिल्कुल दर्पण छवि है नीचे ऊपर, लेकिन यहां ऊपर था, ये त्रियक दे दिया पूरा, ना तो ये नीचे ही है ना ऊपर की तरफ है, इसलिए बी गलत होगा, डी आंसर है। बी और डी को इसने दर्पण छवि तो थी लेकिन हल्का सा रोटेट करके थोड़ा सा कंफ्यूजन रखा है। ये जल्दबाजी वाले पॉइंट नहीं है, इन सवालों को वैसे जल्दी करते हो आप, इनको गलत करके ये मत बोला करो सिली मिस्टेक करी, या तो आपने ढंग से पढ़ा नहीं है, आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है। मैं यहां टाइम देके पॉज देके इसलिए बोल रहा हूं कि ये छोटी छोटी चीजें आपको सिखाने के बाद भी आप गलत करते हो तो सिली मिस्टेक नहीं है बाबू। ठीक है,
सिली मिस्टेक का भांडा मत फोड़ा करो रीजनिंग में, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला देखें, यहां देखो 4 आकृति जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। आकृति समूह दे रखे हैं, आकृति युग्म आपको दे रखे हैं, इसका मतलब इन दोनों में, दो दो के पेयर में आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, और जिस रिलेशन के आधार पे आप 3 को अलग छांट सकते हो किसी भी एक से। ठीक है, तो अब देखो एक इधर है और 3 हमारे पास यहां पर है, इधर देखो एक इधर है, 2 इस तरफ है, एक इधर है, 3 इस तरफ है, एक इधर है, 3 इस तरफ है, तो हमारे पास बी अलग होगा। कुल मिला के जो आकृति लेफ्ट में थी वही राइट में, जो लेफ्ट में वही राइट में, बस उसकी संख्या दुगनी हो रही है कि 3 गुनी। इस आधार पे हमारे पास हम कह सकते हैं कि बी बाकी तीनों से अलग, असंगत, डिफरेंट, भिन्न हमारे पास यहां पर होगा। आ गया, अगला देखो 4 आकृति जोड़े हैं जिनमें से 3 निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। फिर से अगर हमें एनालॉजी यहां दे रखी है तो एनालॉजी का मतलब है इनके आपस के रिलेशन के आधार पे हमें अलग को छांटना है। देखो रिलेशन, ए इधर जा रहा है सर, डॉलर इधर जा रहा है, एल इधर गया प्लस इधर, सी इधर, बी इधर, बी इधर, हैशटैग इधर, अलग है बी। आपस में क्रॉस का रिलेशन हमारे पास में था ए में, सी में और डी के अंदर, लेकिन बी एकदम एक कंप्लीट डिफरेंट पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड ऑन हमारे पास में यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट अगला आ जाओ, ये हमारे पास में रेलवे फाउंडेशन बैच है। अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे हमारे पास में रेलवे के डिफरेंट एग्जाम्स यहां पर हो जाते हैं, एएलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी के एग्जाम है जिसमें आपके 10+2 लेवल और ग्रेजुएट लेवल हैं, लेवल 2, 3, 4, 5, 6 हैं, ग्रुप डी का एग्जाम है, टेक्नीशियन के अलावा हमारे पास जूनियर इंजीनियर के एग्जाम है, इन सब को कवर करने वाला बैच यहां पर हो जाता है। रेलवे रीजनिंग थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट आप लोगों से पूछी जाती है और एकदम उसको टारगेट करते हुए इस बैच को यहाँ पे डिजाइन कर रखा है। बहुत ही नॉमिनल सी फी के साथ में आप इस बैच के साथ में जुड़ पाएंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन लेवल पे ले जा पाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहां पे देखा सीएचएसएल के कंप्लीट क्वेश्चंस हम लोगों ने यहां पर देखे। 30 प्रश्न पूछे गए। इन 30 प्रश्नों के लिए जितने सेशंस मैंने कराए, भले वो यूट्यूब पे हो या पेड कोर्सेज में, तो एज इट इज पूरा 100% आपका मैच वहां पर होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो है लेटेस्ट एग्जाम में आप यहां करवाता हूं, ये आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपने जो पढ़ा है वो चीज रिवाइज होगी, आपको आपकी कमियां पता लगेंगी, नए पैटर्न्स आप नोट करोगे, जो पुराने पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं वो आपको पता चलेंगे, आप कितने पानी में हैं, जो आपको सिखाया गया है वो कितना पर्याप्त है, एग्जाम में लगता है कि नहीं लगता है, ये चीजें आप मैच कर पाते हो। ठीक है, इसीलिए इनसे मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। आज अपने चैनल पे यहाँ पे 35,000 से 40,000 के आसपास क्वेश्चंस आप लोगों के बलराम से रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। मास्टर वीडियोस हैं जिसके अंदर एक एक वीडियो के अंदर आप लोगों को 500 से 1500 के बीच में क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, और ये अपने आप में इतना बड़ा नंबर है कि आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो भी पर्याप्त है। प्रैक्टिस के लिए भी आपको कहीं पे नहीं जाना है, इन प्रीवियस ईयर से रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस शिफ्ट। मिलेंगे आप लोगों से किसी और एग्जाम्स के अंदर। धन्यवाद।